मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं डाइजेनियम टाइट्रेशन। डाइजेनियम टाइट्रेशन को हमने स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे समझा था कि डाइएजोनियम रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो डाइएजोनियम रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको समझा था। तो हमने यहाँ पे ये समझा था कि यहाँ पे दो नाइट्रोजन ग्रुप ओपन चेन के अंदर फॉर्मेशन होने वाला कंपाउंड यहाँ पे साल्ट फॉर्म में हमारे पास फॉर्मेशन होता है, उसी को हम कह रहे थे डाइजेनियम रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना था यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखना है, उसके मेथड क्या है, कौन कौन से मेथड हैं, और लास्ट में एप्लीकेशन क्या है। तो इसी तरीके का एक इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर पूरा पूरा मेथड एप्लीकेशन ये कि ये पूरी लाइन आ जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हमको उसको एक्सप्लेन करना होता है। बेसिक फॉर्म में हमने देखा कि डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन क्या है। तो जहाँ हमने देखा कि डाइजेटाइजेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है, तो जिसके अंदर हमने इसका बेसिक पढ़ा था, तो बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि जो भी प्राइमरी अमीन है वो अपने आप में अपने पास सोडियम नाइट्राइट NaNO2 से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं, जिससे कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 बनता है, और यहाँ पे वो अपने आप में प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करके यहाँ पे अपने पास डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। क्लियर? तो इसको हमने जनरली जो पढ़ा था, जो एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, तो ये अपने पास पीटर क्रेसिस, जिसने हमको बताया था कि ये डाई के लिए हमने यूज किया था, क्योंकि मैक्सिमम जो डाई है वो अपने आप में डाइजेनियम के फॉर्म में, अमोनियम सल्ट के फॉर्म में अपने पास रहती है। तो वहां से हमने NH2 ग्रुप प्राइमरी अमीन है तो उसको हम आसानी से डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए उसको स्टार्टिंग में हमने यूज किया था। मगर यहाँ पे हम जानते हैं कि जब डाइजेनियम सॉल्ट बनता है तो उसकी हम फर्दर रिएक्शन करके फर्दर मोर कंपाउंड हम यहाँ पे डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेनियम, तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे टाइट्रेशन का है, रिएक्शन उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो बेसिक में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल के फॉर्म में हमने देखा था इसमें कि प्राइमरी अमीन है, जब Na2 उससे रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास डायजोनियम के फॉर्म में एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और ये सॉल्ट अपने आप में सॉल्युबल फॉर्म में भी हो सकता है अपने आप में। तो ये अपने पास एक सॉल्ट हमारे पास बन रहा है, तो इसी को हम यहाँ पे इसका बेसिक प्रिंसिपल कह रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन हमने देखी थी, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि एसिडिक मीडियम होना चाहिए और जो भी टेम्परेचर है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये काफ़ी माइन्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो माइन्यूट टेम्परेचर कह रहे हैं तो उसको मेंटेन करने में यहाँ पे एरर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये सेंसिटिव केस यहाँ पे जनरेट हो जाता है कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर हमें यूज़ करना है। उससे फर्दर अगर टेम्परेचर जाएगा तो हमारे पास क्या है, जो दो नाइट्रोजन के एटम्स अपने आप में रिएक्ट किए हुए हैं सॉल्ट फॉर्म के अंदर, वो अपने आप में फ्री हो जाएंगे और नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ टेम्परेचर को डाउन रखना होता है। जनरल केस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो एरोमेटिक डाई बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एरोमेटिक डाई के अकॉर्डिंग जो डाइजेनियम सॉल्ट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन के ऊपर यहाँ पे डाइजेनियम सॉल्ट का अपने आप में फॉर्मेशन होता है। अगर हम दोनों में कंपेयर करें ऑर्थो और पेरा में, तो पेरा अपने आप में ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिख रहा है अपने पास बेंजीन है, तो ये अपने पास एक एनिलीन है। एनिलीन अपने पास में इससे रिएक्ट कर रही है। ठीक है, NaNO2 HCl से इनके रिएक्शन से HNO2 बनेगा और HNO2 रिएक्ट करके यहाँ पे अपने पास डायजोनियम सॉल्ट बना देगा। क्लियर? तो जनरल केस में हम ज़्यादातर केस में हम यूज़ कर रहे हैं तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के लिए यूज़ में रह रहे हैं। इसी के बाद हमने इसको बेसिक फॉर्म में समझा था, तो एनिलीन है, तो ये रिएक्शन जो 12th क्लास से तुम पढ़ के देखते आ रहे हो, बेंजिल डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ कह रहे हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन क्या हो रही है अपने पास, यहाँ रिएक्शन में जो रिएजेंट हमने डाले हैं, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट हमने डाला है, वो अपने आप में जो एसिडिक मीडियम से रिएक्ट करके न्यूली फ्रेशली अपने पास HNO2 हमारे पास प्रिफेयर होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम HNO2 हम फ्रेशली परफॉर्म करके बना रहे हैं। ठीक है, HCl और NaNO2 से रिएक्ट करके हम यहाँ पे HNO2 बना रहे हैं, जो यहाँ पे फ्रेशली हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ हम टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो टाइट्रेशन का मतलब हम क्या करें कि कोई स्टैंड किसी अपने आप में जो एक नोन है वो अननोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज में लेते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन क्या करें, एक टाइटर होता है, एक टाइट्रेंड होता है।
तो या तो हम उसको एनालाइट बोल देते हैं। तो एनालाइट जो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या हो गया, या तो कोई अपने पास सल्फा ड्रग है, जो कि प्राइमरी अमीन के फॉर्म में हो। तो इस तरह की ड्रग को हम स्टैंडर्डाइज़ करना चाह रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम यूज़ में ले रहे हैं सोडियम नाइट्राइट, ठीक है? उससे हम टाइट्रेशन करा रहे हैं और उससे टाइट्रेशन करने के बाद में जो हमारे पास कॉनिकल फ्लावर्स है, उसके अंदर फ्रेशली जो HNO2 बन रहा है, वो अपने आप में उस ड्रग से रिएक्ट कर रहा है, उस ड्रग से रिएक्ट करके यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट हमारे पास बना रहा है। तो इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे जो HNO2 है, कितना कंज़्यूम होके कितना यूटिलाइज़ हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एनालिसिस करके जो टाइट्रेशन कर रहे हैं, उससे हम किसी दूसरी ड्रग को या एस्टिमेशन कर पा रहे हैं या डिटर्मिनेशन कर पा रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे भी केस आता है कि यहाँ पे कहीं-कहीं अपने पास ये हो गया कि Na-NO2 हमने ज़्यादा डाल दिया। तो ज़्यादा उसकी वजह से HNO2 भी उसके अंदर ज़्यादा फ़ॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से भी हमको यहाँ पे इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इम्प्यूरिटीज़ के अकॉर्डिंग भी मिल सकती है, तो इसको बचाने के लिए हम यहाँ पे अमोनियम सल्फ़ामेट मिलाते हैं। अमोनियम सल्फ़ामेट मिला रहे हैं तो ये भी अपने पास में क्या है, अमोनियम सॉल्ट अपने आप में केटायन के फॉर्म में हो जाता है और SO3NO2 अपने पास एनायन के फॉर्म में हो जाता है। तो ये अपने आप में यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सॉल्ट अपने आप में जो एसिड है, एक्स्ट्रा एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज़ करके वहाँ पे उसकी वर्किंग को खत्म कर रहा है, ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखा था एंड पॉइंट कैसे बना रहे हैं, तो एंड पॉइंट बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो स्टार्च को हमने यूज़ में लिया था, तो स्टार्च को हम कैसे यूज़ में ले रहे हैं, यहाँ स्टार्च का क्या रोल हो गया? रिएक्शन में तो कहीं था ही नहीं, मगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्च का हम ऐसे रोल जनरेट कर रहे हैं कि वो अपने आप में स्टार्च जो एग्ज़ैक्ट जो अनरिएक्टेड अपने पास HNO2 आ रहा है, वो अपने आप में रिएक्शन करके आयोडीन लिबरेट करा दे और आयोडीन लिबरेट करने की वजह से वो लिबरेट होने वाली आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट कर जाए, स्टार्च मिथाइलेज से, और हमें यहाँ पे पता पड़ जाए कि एंड पॉइंट आ गया है। तो इस टाइट्रेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया है, जिसके अंदर हम रिएक्शन मिक्सचर बना रहे हैं, जिसको कि हमने 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, उसके अंदर हम केआई डालेंगे। केआई मतलब पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड उसके अंदर डालने का मेन मकसद क्या हो गया कि पोटेशियम आयोडाइड जो अपने पास है सॉल्ट फॉर्म में है, वो पोटेशियम और आयोडाइड आयन बनाएगा और पोटेशियम आयोडाइड आयन उसके अंदर गया, तो उसके अंदर एक एसिड और है हमारे पास HCl, जिसको हम किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? HCl के फॉर्म में हम यूज़ ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनके एनायन के केस में। HCl है तो Cl माइनस एनायन आ रहा है। पोटेशियम आयोडाइड से हमारे पास I माइनस आयन आ रहा है। अब दोनों के अंदर हम देखते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर स्टेबिलिटी किसकी है अपने पास ज़्यादा टाइम तक? क्लोराइड आयन की है। तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो क्या करेगा, इसको आयोडाइड आयन को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो HI जो हमारे अंदर सॉल्यूशन के अंदर बना है, वो अपने आप में I माइनस से I2 फॉर्म में अपने पास जनरेट हो जाएगा। क्लियर? तो I2 फॉर्म में जनरेट हो जाना मतलब अब सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन का फॉर्मेशन हो गया और जैसे ही आयोडीन का फॉर्मेशन हुआ, तो उससे हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो एडिशनल में HNO2 आया है, ठीक है? उसने HI से रिएक्ट कर ली है और यहाँ पे हमारे पास HI की वजह से आयोडाइड उसके अंदर आयोडीन के फॉर्म में सेपरेट आउट हो चुका है और जो आयोडीन वहाँ से सेपरेट होगा वही स्टार से रिएक्ट करेगा और स्टार से रिएक्ट करके उसका कलर दे देगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमें पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम स्टार्च आयोडाइड पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में बना-बनाया पेपर भी मिलता है या फिर अगर नहीं मिलता है तो हम इसको लैब में बना लेते हैं। लैब में कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास जो सिंपल फ़िल्टर पेपर है, उसी को हम केआई के सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रख देते हैं, फिर उसी को ड्राई कर लेते हैं। फिर उसी पेपर को हम जो स्टार्च का सॉल्यूशन बनाते हैं, स्टार्च और म्यूसिलेज का, उसके अंदर रख देते हैं, फिर ड्राई कर लेते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से हमने खुद लैब में स्टार आयोडाइड पेपर बना लिया, ठीक है? और या फिर बना-बनाया मार्केट में हम इंडिकेटर के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ में ले लेते हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, KI हमारे पास है, HCl से रिएक्ट कर रहा है और HI हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो HI है हमारे पास, जो HNO2 जो कि फ्रेशली हमारे पास जो रिएक्शन में अनकंज्यूम बचा हुआ था, इसका मतलब हमारे पास जो फ्रेशली सोडियम नाइट्राइट से जो हमारे पास HCl रिएक्ट करके HNO2 बना था, वो अपने आप में कहाँ कंज्यूम हो रहा है? डायज़ोनियम सॉल्ट बनाने में कंज्यूम हो रहा है। अब जो हमारे पास में डायज़ोनियम क्लोराइड बनाने में कंज़्यूम नहीं हो पाया, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो वो अपने पास अनरिएक्टेड रह गया। वो किससे रिएक्ट करेगा? HI से, जो कि हमारे पास क्या है? जो फ़िल्टर पेपर है।
आयोडीन स्टार्च पेपर है उसके अंदर है और उसकी वजह से वो उससे रिएक्ट करके कलर जनरेट करेगा। मतलब ये हमारे पास जैसे ही हमने एक बूंद ऊपर से डालेंगे ब्यूरेट से तो वो अपने पास क्या हो रही है, अब ये अपने आप में डाइज़ोनियम सॉल्ट नहीं बना रही है, ये किससे रिएक्ट करेगी? HI जो हमने फ़िल्टर पेपर उसके अंदर डाला है। और फ़िल्टर पेपर डालते ही कि उसके अंदर क्या होगा? आयोडीन लिबरेट होगी, स्टार्च से रिएक्ट करेगी और ब्लू कलर हमको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमारे पास एंड पॉइंट के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे दिख जाएगा। कुछ लोग जब ये प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्टार्च का पेपर है, उसको बार-बार डिप करते हैं, फिर देखते हैं। तो ये अपने आप में एक यूँ कहें कि एंड पॉइंट कभी-कभी हमें फाइंड आउट करने में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कैसे क्रिएट हो जाती है? कि जब हम स्टार्च के पेपर को हम बार-बार उसके अंदर डिप करके निकालेंगे, तो उससे जस्ट पहले रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, वो हमारे पास कन्फ्यूज़न का कांसेप्ट बन जाता है। हो सकता है उससे पहले ही रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, तुमने उसके अंदर एक्सेस में जो आयोडीन है, उससे तुम ब्लू कलर देख रहे हो। ठीक है? या फिर जब तुम पहले डाल रहे हो उसके जस्ट बाद में रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे बचने का भी एक तरीका होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो स्टार्ट आयोडाइड पेपर है, जैसा कि हम लाचू कॉलेज में करते थे, तो हम क्या करते थे कि जब हमारे सर कराते थे तो हमसे वो कहते थे कि डिप करके बार-बार देखो, तो हम उसके टुकड़े थोड़े-थोड़े से टुकड़े करके उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर ही डाल देते थे। तो उससे क्या होता था कि बिल्कुल माइन्यूट टुकड़ा है तो उसके अंदर जैसे माइन्यूट टुकड़े पे कलर आएगा ड्रॉप से, तो वो अपने आप में बता देगा कि वहाँ पे आयोडीन अपने पास लिबरेट होगी। ठीक है? अगर उसको शेक करेंगे, अगर गलती से अगर आ भी गया तो वो शेक करने के बाद वापस गायब भी हो जाता है। मगर क्यों आ जाता है? क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल HNO2 वहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर वो यूज़ होने के बाद एक्सेस में हो गया, तो आयोडीन से रिएक्ट करने के बाद में हमारे पास ब्लू कलर वहाँ पे अपीयर हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम वहाँ पे एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। मगर फिर भी ये एंड पॉइंट इस तरी फाइंड आउट करने का तरीका सही नहीं है कि इतनी तरीके से किया जाए। तो यहाँ पे हम प्रोसीजर के फॉर्म में हम देखते हैं। तो जनरल प्रोसीजर इज़ फॉलोड बाय द weighing द सैंपल एंड ट्रांसफर इंटो द स्टैंडर्ड फ्लास्क एंड देन द concentrated hydrochloric acid and potassium bromide are added and the rest of the volume is filtered with a distilled water and this resulting solution is known as the standard solution। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम नोन अननोन बना रहे थे, तो वहाँ हम क्या देख रहे थे कि एक तो हमारे पास क्या है कि एक हमने कोई रिएक्शन वेसल्स हमने यूज़ कर लिया या बीकर हमने यूज़ कर लिया, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी सैंपल है जिसको हमें आइडेंटिफ़ाई करना है, अगर कोई सल्फामाइड ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस ड्रग को हमने उसके अंदर डाल दिया। उस ड्रग का के साथ में हमने क्या डाल दिया उसके अंदर, मेजर्ड अमाउंट में हमने HCl डाल दिया और केबीआर डाला, ठीक है? तो यहाँ पे एक हमारे पास एक वर्ड आ रहा है केबीआर, तो जब हम रिएक्शन मिक्सचर बना रहे हैं, तो उसके अंदर पोटेशियम ब्रोमाइड डाल रहे हैं। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द केबीआर व्हेनेवर द इट्स नॉट टेकिंग द पार्ट इन द रिएक्शन? तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है अपने पास? ब्रोमाइड अपने पास क्या होता है, रिएक्शन को स्टेबलाइज़ करने के काम आता है। ठीक है? स्टेबलाइज़ करने का मतलब जैसे हमने अभी ब्रोमाइड को देखा तो हमने क्या देखा था कि क्लोराइड है तो आयोडीन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। वैसे ही क्लोराइड है तो ब्रोमाइड का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और यहाँ पे जो ब्रोमाइड आयन है तो वो अपने आप में क्या कर रहा है कि क्लोराइड आयन है वो मतलब H प्लस आयन को उसके अंदर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है? तो क्योंकि क्लोराइड भी उसके अंदर सॉल्युबल फेज़ में है तो उसकी वज़ह से हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी और सही तरीके से हमारे पास एज़ो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड डालते हैं, क्लियर? तो पोटेशियम ब्रोमाइड हम यहाँ पे माइन्यूट अमाउंट में डालते हैं, ठीक है? इसके बाद में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दो टू appropriate वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज़ prepared आउट एंड द टेम्परेचर इज़। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया जो हमने वहाँ पे सॉल्यूशन बनाया, तो ये तो हमारे पास क्या था कि मेजर अमाउंट के अकॉर्डिंग जो ड्रग ली मान लो उसका हमने सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है? तो ये हमारे पास कहने पे तो हम कह रहे हैं नोन अमाउंट है, मगर इसको हम क्या करेंगे अननोन की तरह यूज़ करेंगे क्योंकि इसी का तो स्टैंडर्डाइज़ेशन हमें करना है। उसके बाद में हमने एक सॉल्यूशन और बनाना होता है जो ब्यूरेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो Na-NO2। Na-NO2 का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं और जो हमने रिएक्शन मिक्सचर नीचे लिया है उसको हमने क्या कर दिया कि उसका टेम्परेचर डाउन करके हमने रखा हुआ है, ठीक है? तो डाउन टेम्परेचर कंडीशन में हम उसको रखे हुए हैं। अब उसी डाउन टेम्परेचर कंडीशन में 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस ये मेंटेन करना काफ़ी टीडियस वर्क हो जाता है। इसीलिए जब भी हम करते हैं तो बीकर को हम हमेशा किस में रखते हैं या फिर अपने पास जो भी कोनिकल फ्लास्क है, उसको हमेशा हम आइस के अंदर ही रखते हैं। क्लियर? आइस के अंदर रख के ही यहाँ पे शेक किया जाता है, फिर आइस के अंदर रख दिया जाता है, ताकि उसका 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस का उसके अंदर टेम्परेचर बना रहे। और अगर हमें सॉल्यूशन फॉर्म में हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ठंडा पानी, कोल्ड वाटर ही हम यूज़ करते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे। तो एक कंडीशन हमने सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग वाटर यूज़ कर लिया,
दूसरी कंडीशन हम क्या कर रहे हैं कि उसको हमने आइस के अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको मेंटेन करके उसके अंदर जो NaNO2 है उससे हम टाइट्रेशन कराएँगे, जब हम उससे टाइट्रेशन कराएँगे तो एंड पॉइंट पे आने के बाद में क्या होगा, जो हमने उसके अंदर फ़िल्टर पेपर है, जिसको हम उसके अंदर डीप करके देख रहे हैं, तो उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि जैसे ही ब्लू कलर आएगा कि इससे जस्ट पहले हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो हम तो क्या करते थे कि जो लैब में करते थे तो फ़िल्टर पेपर के छोटे-छोटे टुकड़े जब हमें थोड़ा-सा वॉल्यूम डाल देते थे, उसके अंदर डाल देते थे। तो वो ब्लू कलर आ जाता था, मगर ये भी तरीका सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे HNO2 जो बन रहा है वो भी रिएक्शन कर सकता है। तो ये सब कमियों से बचने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फ़ेमस मेथड है जो इंडस्ट्रियल में अपन यूज़ करते हैं जिसको हम कह देते हैं पोटेंशियोमेट्री। तो पोटेंशियोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो पोटेंशियोमेट्री या इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हम यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री में हम यही मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके अंदर कहीं-कहीं पे हम एम्पेरोमेट्रिक मेथड भी हम यूज़ में ले लेते हैं, क्लियर? मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे तुमने वहाँ पे सेल को पढ़ा होगा, गैल्वेनिक सेल तुमने पढ़ा होगा, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो एक हमारे पास सेल है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं। जैसे ही हमारे पास डाइटोटाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके अंदर, तो क्या होता है, जो अपोजिट चार्ज वाले आयन हैं, यहाँ पे हमारे पास Na+ हमारे पास है, ठीक है? और नाइट्रेट जो हमारे पास नाइट्राइट आयन जो हमारे पास है, ठीक है? वो अपने आप में क्या होगा, अपोजिट टर्मिनल की तरफ वहाँ पे डिपोज़िशन स्टार्ट होगा और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट होगा, ठीक है? जिसको तुम क्या कह रहे हो, ईएमएफ अपन कहते हैं, अगर बैटरी कंडीशन नहीं है, अगर उसको हम किसी तरीके से मेज़र कर लें तो एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए उस वोल्टेज की एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं कि उस रिएक्शन के इस एक स्पेसिफिक अमाउंट के अकॉर्डिंग उसकी प्यूरिटी को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे डाइजेशन रिएक्शन के कंप्लीशन को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो हमने क्या किया, ईएमएफ जनरेट करके हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा तरीका हम क्या कर रहे हैं कि जो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट हो रहा है, उसी को किसी सर्किट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे फ्लो अप करा दें, कोई सर्किट बना दें, क्लोज़ सर्किट, और उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट को हम मेज़र कर सकें। तो मेज़र हम अगर करंट को कर रहे हैं तो वो और स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पे एम्पेरोमेट्रिक मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंड पॉइंट को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास क्या हो गया, जो पोटेंशियोमीटर, जो कि तुमने 12th क्लास में देखा होगा, ये अपने आप में एक वायर वाला गिटार जैसा रहता था। यहाँ पे अगर तुमने पढ़ा होगा तो 2 सेल का कंपैरिज़न तुमने पढ़ा है, E1 E2 करके। तो उस कंपैरिज़न के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे 2 सेल यूज़ किए थे। मगर यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो x की वैल्यू है अपने पास, जिसको हम बोलते थे विभव प्रवणता, ठीक है? पोटेंशियल, तो यूनिट पोटेंशियल। तो यूनिट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी हम वहाँ पे डिफरेंशिएट करके पोटेंशियल डिफरेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मेथड हमारे पास ज़्यादा सोफिस्टिकेशन है, तो एम्पेरोमेट्रिक हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंट भी है। तो इंडस्ट्रियल में आजकल हमारे पास एम्पेरोमेट्रिक है क्योंकि उसके अंदर करंट जो आती है, वो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंट के अकॉर्डिंग सही आती है। तो अब ये मेथड हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड में हम यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर द मेंटेनिंग द conical flask temperature, the pair of the platinum electrode is immersed and then the electrodes are connected to the potentiometer and slowly titrate with the sodium nitrite solution and until the permanent deflection is observed at the end point. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बच रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाना है। तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तो हमने पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग समझा, इसी को हम एम्पेरोमेट्री के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, इसी को हम वोल्टेज डिफरेंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड है वो ज़्यादा हमारे पास ट्रू वैल्यू की तरफ जाते हैं, जबकि यहाँ पे फ़िल्टर पेपर के अकॉर्डिंग, फ़िल्टर पेपर में यही कंडीशन है कि बार-बार डिप करके देखो करोगे तो उससे पहले अगर एंड पॉइंट आ गया तो तुम क्या कर लोगे? तुमने डिप किया, उससे पहले आ चुका है। मगर कलर वहाँ पे भी आ रहा है, तुम उसको मेज़र कर रहे हो, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग तुम जो टाइट्रेंट है उसके वॉल्यूम जो अपने पास NaNO2 है उसके वॉल्यूम से कैलकुलेशन कर रहे हो। तो ये लैबोरेटरी तक ठीक है, यहाँ पे एटॉमाइज़ेशन पोज़ीशन करेक्ट वैल्यू है, मगर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो लैब में जाना होगा। तो यहाँ पे अपने पास एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन हम कैसे-कैसे कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है द एंड पॉइंट in diazotization titration is determined by the following procedure. What types of the procedure? The excess of the nitrous acid is determined by the addition of the stars iodide as a
External indicator after the diazotization, one drop of the resulting solution is placed on the star iodide paper will change into the dark color. तो पहला मेथड जैसा कि हमने अभी देखा डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा उसके अंदर स्टार आयोडाइड पेपर डाला और उसका कलर चेंज हो गया तो इस तरीके से हम एंड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अनदर मेथड फॉर द डिटरमिनेंट ऑफ एंड पॉइंट बाय द immersing the platinum electrode in the resulting solution is also detected by the डेड स्टॉप एंड पॉइंट मेथड. तो यहाँ पे डेड स्टॉप मतलब यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट अपने आप में कांस्टेंट हो गया तो डेड स्टॉप पॉइंट आ गया हमारे पास. तो इस कंडीशन से हम इमर्स कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं जैसा कि अभी अपने ऊपर देखा. द नेक्स्ट मेथड for the detection of the endpoint is the diazotization titration is by the adding the potassium iodide to the nitrous acid with excess acid with liberated the iodine. The liberated iodine is back titrated with the sodium thiosulfate using the stars as the external indicator. The end point is determined by the appreciation of the blue color. तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी हम यूज कर रहे हैं. तो थर्ड तरीका हमारे पास क्या है कि इसको हम कर देते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन. इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने रिएक्शन कराई है उसमें एक्सेस में हमने यहाँ पे HNO2 उसके अंदर बना दिया और आयोडाइड पेपर उसके अंदर डाल दिया. तो उसके अंदर क्या हो गया हमारे पास कि जो अपने पास आयोडीन पेपर हमारे पास डाल रहे हैं तो वो अपने पास एडिंग द पोटेशियम आयोडाइड. तो पोटेशियम आयोडाइड जो हमने उसके अंदर डाला तो जो एक्सेस में जो नाइट्रस एसिड हमारे अंदर बना कौन सा वाला जो अनरिएक्टेड रहा कैसे बना अपने पास NaNO2 HCl से रिएक्ट कर रहा है HNO2 बन रहा है. HNO2 किससे रिएक्ट कर रहा है जो भी हमारे पास ड्रग है जो कि प्राइमरी एमीन के फॉर्म में है वो रिएक्ट करके डायजोनियम बना रही है. डायजोनियम सॉल्ट बनने के बाद में अब जो एक्सेस में HNO2 जो अनरिएक्टेड बचा वो रिएक्ट किससे कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड से. और जब वो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या लिबरेट करेगा आयोडीन लिबरेट करेगा. और जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमारे पास आयोडीन बन गई उसको हमने फर्दर टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया हमारे पास. ठीक है सोडियम थायोसल्फेट हम यूज कर रहे हैं जो हाइपो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसको अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ठीक है तो रेडॉक्स टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आयोडीन को टाइट्रेशन कर रहे हैं जो कि तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है आयोडोमेट्री. तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको और अच्छे से समझेंगे. तो यहाँ पे हमने रेडॉक्स टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंड पॉइंट को इनडायरेक्टेड मेथड के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर लिया. इसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं यहाँ पे वापस प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन. तो अब हमारे पास ये सॉल्यूशन बनाना है जनरली हम इसको 1N सॉल्यूशन बनाते हैं कहीं कहीं अपने आप में 0.1 M होगा. ठीक है तो अप्रोप्रिएट वेट सोडियम नाइट्रेट डिजोल्व इन द वाटर एंड मेड अप द डिजायर वॉल्यूम. तो यहाँ पे तुम्हें इससे समझने के लिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी निकालना आना चाहिए. Standardization of the sodium nitrate is carried out by the titrating the previously dried sulfonamide dissolved in the water and hydrochloric acid and solution with is cooled to the यहाँ पे अपने पास 1 to 5 होगा या 15 ये गलत हो गया तो अपने पास 5 डिग्री सेल्सियस विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड नाइट्रेट. तो यहाँ पे बीच में डैश आना था. ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि हम जो ड्रग ले रहे हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के फॉर्म में सल्फोनामाइड ड्रग लिया उसने. तो इसके अंदर प्राइमरी एमीन ग्रुप है. तो प्राइमरी एमीन ग्रुप जो हमारे पास है वो प्राइमरी अमीन ग्रुप यहाँ पे जैसे अभी मैंने समझाया उस अमीन ग्रुप को हमने HCl के साथ डिसोल्व करके उसका हमने एक सॉल्यूशन बना लिया. तो ये तो अपने पास एक रिएक्शन मिक्सचर के अकॉर्डिंग हमने बना लिया. दूसरा हम बना रहे हैं यहीं पे स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे तो वो जैसा अभी मैंने बताया तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ब्यूरेट के अकॉर्डिंग अपन ने 0.1 M या 0.1 N हम क्या करेंगे NaNO2 का सॉल्यूशन बनाएंगे. उससे जैसे हमने ब्यूरेट में भरा नीचे हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है और उससे हमने डायरेक्टली टाइट्रेशन कर ली. क्लियर. तो ये हमारे पास एक तरीके से था. तो यहाँ पे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हमें कितना बनाना है 0.1 N या फिर 0.1 M NaNO2 का सॉल्यूशन बनाएंगे. तो इसके लिए तुम्हें नॉर्मलिटी और मोलरिटी निकालना आना चाहिए जो कि मैं तुम्हें पहले से समझा चुका हूँ. फैक्टर अफेक्टिंग द डाइजोटाइजेशन. तो फैक्टर हमारे पास क्या क्या होगा जो कि डाइजोटाइजेशन को अफेक्ट करेंगे. सबसे पहला अपने पास आता है एसिड कंसंट्रेशन. ठीक है तो एसिड कंसंट्रेशन हम जहाँ पे कर रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग कंसिडरेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है एसिड के अकॉर्डिंग पीएच डाउन होगा. और यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं NaNO2 जो हम कह रहे हैं उसके लिए भी एक पीएच कंडीशन हमको वहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि वहाँ पे HNO2 हमारे पास इजीली परफॉर्म हो जाए. तो पीएच ऑफ द NaNO2 का हम मेंटेन कर रहे हैं. द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन
should be maintained. 0 to 5 degrees Celsius, the hydrogen compounds are decomposed as the elevated temperature. तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर 5 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास डाईएज़ो सॉल्ट बना है, तो डाईएज़ो सॉल्ट बना है, तो वो डाईएज़ो सॉल्ट क्या होगा, उसमें से N2 लिबरेट हो जाएगी, मतलब नाइट्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो जाएगी, और नाइट्रोजन गैस अगर उसके अंदर से रिलीज हो गई, तो हम यहाँ पे डाइड्रोजन सॉल्ट हमारा क्या बना। तो इसलिए हमारे पास टेम्परेचर को मेंटेन करना है। रिएक्शन टाइम हम देखने हैं तो 15 से 10 से 15 मिनट के लिए हम उसको रखेंगे थोड़ा। तो द कंपाउंड रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड एंड डिफरेंट रेट एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड। तो कौन सी ड्रग हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 15 से 10 से 15 मिनट हम ये इसके अंदर रखेंगे। स्लो डाइजेशन ग्रुप, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ड्रग कौन सी है। तो जनरली हम फार्मेसी से हैं, तो ड्रग के अकॉर्डिंग हमारे पास सल्फा ड्रग वाली ग्रुप है, या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप उसके अंदर लगा हुआ है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, तो ड्रग के अंदर जो एडिशनल ग्रुप लगे हुए हैं उसका भी इफेक्ट आएगा कि उसके अंदर डाइडर्टाइजेशन रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी। फास्ट हमारे पास है तो एनिलाइड अपने पास है, ठीक है, टोलुडीन हमारे पास है, और अमीनोफिनॉल हमारे पास है। तो ये अपने पास में फास्ट रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगी। अब यहाँ पे कंडीशन अगर हम देखें, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आती है रेट ऑफ टाइट्रेशन, addition of the sodium nitrite to the sample solution taking the time to react with the ammonia group, and present in the sample solution different amino compound react with the nitrous acid at the different rate based on the these the amino compound are classified into the two main groups, they are as follow। तो जैसा कि अभी अभी ऊपर पढ़ा है अपन ने, स्लो डाइजेटाइजेशन कंपाउंड और फास्ट डाइजेटाइजेशन कंपाउंड, तो वही चीज यहाँ पे आ रही है कि सल्फोनिलामाइड हम यूज कर रहे हैं, एंथ्रानिलिक एसिड हम यूज कर रहे हैं, तो ये स्लो डाइजेशन है। और हमारे पास अगर एनिलीन ग्रुप वाला है, अमीनोफिनॉल है या टोलिडीन है, तो ये अपने पास फास्ट है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके ऊपर है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि क्या कंपाउंड हम यहाँ पे यूज में रह रहे हैं। और द रिएक्शन रेट इज इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ द पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। तो पोटेशियम ब्रोमाइड हम किस लिए डाल रहे थे यहाँ पे, जो कि रिएक्शन रेट को बना रहा है और क्लोराइड आयन को सॉल्यूशन के अंदर मेंटेन किए हुए। ठीक है, जिसको अभी मैंने बताया पहले थोड़ी देर पहले। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको भी हम समझ चुके हैं कि इससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, एलिवेटेड में नाइट्रोजन वहां पे रिलीज होकर निकल जाएगी। तो टाइप्स ऑफ डाइजेटाइजेशन रिएक्शन को हम देखें, तो यहाँ पे देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेथड बेस्ड ऑन द टाइट्रेशन। तो सबसे पहला हमारे पास मेथड आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वही मेथड है जो हमने अभी यहाँ पे स्टार आयोडाइड पेपर के अकॉर्डिंग समझा। ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, जो अभी मैंने तुम्हें समझाया था, एक्सेस में नाइट्रिक एसिड हमने बनाया, और एक्सेस में नाइट्रिक एसिड को हमने क्या कर दिया, वहां पे पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा दी, और लिबरेट होने वाली जो हमारे पास I2 था उसका हमने हाइपो सोल्यूशन या सोडियम थायोसल्फेट जो हमारे पास सोल्यूशन है उससे रेडॉक्स टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, मगर इसके लिए हमें याद में रखना है कि जब भी हम इनडायरेक्ट टाइट्रेशन करेंगे, the method is mainly used for the titration of the insoluble diazotium salt। तो यहाँ पे जो भी सॉल्ट हमारे पास बन रहा है डाइजेटाइजेशन, वो अपने पास सोलुबल फेज में नहीं होना चाहिए। तो हम इनडायरेक्ट टाइट्रेशन वहाँ पे यूज जब ही करेंगे जबकि इंसोलुबल फॉर्म में हमारे पास डाइजेटियम सॉल्ट हमारे पास बन रहा हो। अदर मेथड के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास पोटेंशियोमेट्रिक मेथड हमने देख लिया था। ठीक है, द मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द मेथड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज मोर स्टेबल देन द diado compound। For example, the aminophenol is readily oxidized by the nitric acid and convert to the quinones। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अपने पास अमीनोफिनोन्स अगर अपन यूज कर रहे हैं, तो वो अपने पास क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीनोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंट ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म द डाइएजो ऑक्साइड कंपाउंड। दिस readily undergo the coupling reaction with the नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये भी हम देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे इंडिकेटर के अलग अलग मेथड थे, तो हमने डायरेक्ट, तो हमारे पास क्या था जो हम यूज कर रहे थे, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में हमने एक्सेस में यूज कर लिया। अदर मेथड में हमने क्या कर लिया, डायजोनियम ऑक्साइड के अकॉर्डिंग, क्यूनोलिन के अमाउंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये अपने पास अदर मेथड, तो उसके जो रिएक्शनविटी के अकॉर्डिंग जो एडिशनल अपने पास प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। वैसे तो हम क्या करते हैं कि डाइजेटियम सॉल्ट है, अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। एडवांटेज हम देखें तो यहाँ पे क्या हो गया,
ऑल टाइप्स ऑफ द सल्फोनामाइड, तो मेनली हम इसको सल्फोनामाइड ड्रग के लिए यूज कर रहे हैं, सेंसिटिव है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडवांटेज हमें मिलता है। डिसएडवांटेज हम देखें तो कहने में तो हम बुराई हर जगह निकाल रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर द वेरी लेस वेरिएशन ऑफ द सैंपल, रिलेटिवली स्लो व्हेन द कंपेयर ऑफ द अदर मेथड्स, एंड टेम्परेचर कंडीशन जो हम कह रहे हैं काफ़ी कम हमें रखना पड़ रहा है। एंड पॉइंट डिटेक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम फ़िल्टर पेपर को कर रहे हैं तो आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पा रहा है। द कलर प्रोड्यूस इज़ नॉट स्टेबल, यहाँ पे कलर अपने आप में वापस डिसलोकेट होके गायब भी हो जाता है, लैक ऑफ द स्पेसिफिसिटी। तो ये डिसएडवांटेज हमारे पास है। इसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन हम देखें तो एप्लीकेशन फेज में द फर्स्ट यूज ऑफ द डाइड्रोजन सॉल्ट विज द प्रोडक्शन वाटर फास्ट डाइस के लिए हम यूज कर रहे हैं। कॉमन प्रोसेस यूज फॉर द पेपर कोटिंग के लिए हम यूज में रह रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में हम इसको यूज में ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारे पास बहुत सारे जो हमारे पास जो एरोमेटिक फॉर्म में हम जो ड्रग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे डाइट्रोजन सॉल्ट बना के उनकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग उसको यूज में ले सकते हैं। ऐसे जब हम सल्फा ड्रग हम ले रहे हैं तो सल्फा ड्रग के ऐसे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, उसकी अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो बहुत सारी ड्रग्स हमारे पास सल्फा ड्रग्स में हैं, यहाँ पे मैंने सारी ड्रग्स के नाम डाल दिए हैं। उसी के अकॉर्डिंग अपन वेरियस ड्रग्स हम दूसरी ले रहे हैं, तो बेंज़ोकेन्स हमारे पास हो गया, प्रोकेनामाइड हमारे पास हो गया, प्रोकेन हो गया। तो इन ड्रग को भी हम एस्से के फॉर्म में, जो कि आईपी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज़ है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसी के बाद एक इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है यहाँ पे सल्फोनामाइड ड्रग के लिए। तो सल्फोनामाइड ड्रग के लिए हम अगर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वही टाइट्रोमेट्रिक मेथड हम यूज़ करेंगे एंड एक्यूरेटली वेट इज़ 1 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ सल्फोनामाइड इज़ डिसॉल्व इन द 5 ग्राम ऑफ एचसीएल और 10 एमएल ऑफ हमारे का डिस्टिल वाटर। तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर के अकॉर्डिंग हमने उसको डिसॉल्व कर लिया। वही हमने टेम्परेचर तो यहाँ पे 1 टू 5 डिग्री सेल्सियस है, 15 नहीं है। तो वही हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.1 हम बना लिया। आयोडीन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, मगर यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज प्यूरिटी हम देख रहे हैं किसकी, सल्फर ड्रग की। तो यहाँ पे वी हमारे पास वॉल्यूम जो हमारे पास आ रहा है ये किसका हमारे पास हो गया, जो टाइट्रेशन। तो वेयर द वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ट्राइट्रेन, ट्राइट्रेन मतलब NaNO2 हमारे पास हो गया। एम हमारे पास क्या हो गया, मोलरिटी, जो हम किसकी यूज कर रहे हैं, NaNO2 की, जो हमने कितना लिया है, 0.1 लिया है। इक्विवेलेंट वेट हमारे पास हो गया, जो किसका है, ड्रग का हमारे पास है। और W वेट ऑफ द सैंपल, तो सैंपल कितना लिया, इक्विवेलेंट वेट सैंपल का कितना है। मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास यहाँ पे किसका ले रहे हैं हम, NaNO2 का। वॉल्यूम हमारे पास जो ब्यूरेट से हम ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डाइट्रोटाइजेशन ट्राइटेशन को यूज कर लिया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग लाइन मैंने लिख ली है, नॉलेज इज एवरीवेयर, ओनली यू हैव टू कलेक्ट इट एज यूर रिक्वायर्ड। तो नॉलेज हर जगह है, बस तुम्हें उसको कलेक्ट करना आना चाहिए और किस डायरेक्शन की नॉलेज तुम्हें चाहिए। तो इस तरीके से तुम दुनिया की हर चुनौती को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डाइट्रोटाइजेशन ट्राइटेशन रिएक्शन को कंप्लीट